रही हूँ, बस 2 मिनट। पता नहीं कौन है, बेल बजाता ही जा रहा है। अंकिता जाकर दरवाजा खोलती है और देखती है कि दरवाजे पर उसकी फ्रेंड रमा खड़ी है। रमा को देखकर अंकिता कहती है, यार तू आज ही मैंने सपने में तुझे देखा था और तू आ गई। गेट पर ही सारी बात कर लेगी या घर पर भी बुलाएगी? पकोड़े खाए बिना मैं नहीं जाने वाली। चल चल तू अंदर चल, तुझे सब खिलाती हूँ। अंकिता और रमा बातें करने लगते हैं। अंकिता रमा से कहती है, तू बाकी सबको फोन करके बुला ले, मैं रसोई में जाकर तब तक पकोड़े छानती हूँ। ठीक है, और साथ में मस्त सी चाय। चल मैं भी तेरे काम में मदद करवा देती हूँ। अंकिता गर्मा गर्म पकोड़े बनाने लगती है और रमा सभी दोस्तों को एक एक करके फोन करके अंकिता के घर आने को कह देती है और साथ ही चाय बनाती है। थोड़ी ही देर में सब अंकिता के घर पहुंच जाते हैं। साथ बैठकर सब मजाक मस्ती करने लगते हैं और पकोड़े खाने लगते हैं। ये सब देखकर ज्योति का खून खौलने लगता है। वो सबके सामने तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाने लगती है। जब देखो कोई ना कोई दोस्त यार बैठे रहते हैं, घर है या धर्मशाला, पूरा घर गंदा करके चले जाते हैं। अंकिता को तो बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है। रोज इतना खाते हैं, राशन नहीं लगता क्या? इन लोगों को कोई काम नहीं है, जब देखो उठकर आ जाते हैं। मेरी बेटी किसी के घर ऐसे आए दिन पहुंच जाती तो मैं तो उसके पैर ही तोड़ देती। ज्योति आंखों को लाल किए वहीं खड़ी बड़बड़ा रही थी। तब रमा कहती है, नमस्ते आंटी, आज तो आप बहुत सुंदर दिख रही हैं। नमस्ते आंटी, खुश रहो, एंजॉय करो। मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। नहीं आंटी जी, ये अब क्या कह रही हैं? ज्योति अपने कमरे में चली जाती है। इधर अंकिता और उसकी फ्रेंड एंजॉय करके चली जाती हैं। आए दिन हर टाइम अंकिता कॉन्फ्रेंस में अपने दोस्तों से बातें करती रहती और कोई ना कोई गड़बड़ कर देती। एक रोज अंकिता अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और बात करते करते उसे समय का पता ही नहीं रहा। वो दोपहर का खाना तक नहीं बनाती है और विशाल घर चला आता है। विशाल को देखकर अंकिता का मुंह खुला रह जाता है और चौंक कर वो कहती है, ओह शिट, दोपहर हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। बस 10 मिनट दीजिए, मैं अभी ना खिचड़ी चढ़ा देती हूँ। अरे शांति शांति, कोई बात नहीं, आज हम बाहर से खाना मंगवा लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना घबराओ मत। चल मैं ऑर्डर करता हूँ। विशाल दोपहर का खाना ऑर्डर करता है। सभी खाने की मेज पर आते हैं और खाना देखकर नैना कहती है, वाह भैया, मन ही खुश हो गया आज। वैसे बाहर से खाना मंगवाने का आइडिया किसका था? अंकिता सब बता देती है। भाभी, रोज इसी तरह भूल जाया करो ताकि हमें रोज बाहर का खाने को मिलेगा। हाँ, तू क्यों नहीं बोलेगी, तू तो बोलेगी ही, तुझे बाहर का खाना जो मिल रहा है। अंकिता देखो, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब से ऐसा नहीं होगा मम्मी जी। विशाल खाना खाकर दुकान चला जाता है। ज्योति शाम को दुकान पर जाकर विशाल से कहती है, विशाल, तेरी बीवी के ये सब लक्षण मुझे पसंद नहीं है। रोज घर में दोस्तों की मंडली बिठाए रखती है। शादी के बाद दोस्तों का इतना आना जाना अच्छा नहीं है। दिन भर उनसे बात करती रहेगी तो घर के काम तो हो गए। माँ, तुम भी ना बेकार की इतनी फिक्र में लगी हो। मेरे भी तो दोस्त हैं जो आज भी मेरे कांटेक्ट में है। बाकी रिश्तों की तरह दोस्त भी जरूरी है। दोस्त रखना इसमें कोई बुराई नहीं है। ज्योति को गुस्सा आने लगता है। वो मन ही मन कहती है, अभी तुझे समझ में नहीं आ रहा, बाद में ना तू बहुत पछताएगा। अगले दिन नैना और अंकिता आपस में बातें कर रहे थे। भाभी, आपका फोन तो पूरी तरह टूट गया है, नया क्यों नहीं ले लेती? अरे अभी पैसे नहीं है, इसी बर्थडे पर तो तुम्हारे भैया ने मुझे फोन दिया था। अब बार बार उन्हें भी परेशान करना सही नहीं ना, मैं पैसे जोड़ लूंगी पहले। तभी ज्योति वहां से गुजरते हुए कहती है, इतने दोस्त हैं, वो गिफ्ट कर देंगे फोन, नहीं तो पैसे तो दे ही देंगे। अब दोस्त इतना तो कर ही सकते हैं। अंकिता और नैना दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। दिन बीतने लगते हैं। फिर एक रोज विशाल और अंकिता किसी पार्टी में जा रहे थे और विशाल की गाड़ी खराब हो जाती है। अब क्या करें अंकिता, गाड़ी खराब हो गई है और अभी बनने में टाइम लग जाएगा। अब क्या करे, शादी में जाना भी तो जरूरी है, नहीं तो रमा मुझे खा जाएगी। तभी ज्योति आकर कहती है, किसी दोस्त की गाड़ी मांग ले, वो तो दे ही देंगे। इधर विशाल, तू किसी दोस्त को गाड़ी बनवाने को भेज दे, रमा ही गाड़ी भिजवा देगी तुम दोनों के लिए, उसी गाड़ी से चले जाना। अरे माँ, क्यों किसी को परेशान करना, हम ओला बुक कर लेते हैं ना। विशाल और अंकिता ओला करके रमा की शादी पर चले जाते हैं। ज्योति अब हर बात पर अंकिता को ताने मारती रहती।
रमा की शादी के बाद अंकिता रमा को घर पर इनवाइट करती है। रमा को देखकर ज्योति का खून गर्म हो जाता है। रमा के सामने तो वो ज्योति से कुछ नहीं कहती, लेकिन उसके जाने के बाद अंकिता को ताने देने लगती है। भाई, अब तो दोस्ती सब कुछ हो गया है। नई नई शादी होते ही कोई अपने दोस्त के घर कैसे आ सकता है, जैसे अपना मायका तो है ही नहीं है। अंकिता का मुंह लटक जाता है। इधर ज्योति मौका पाकर अंकिता के फोन से उसके सभी दोस्तों को मैसेज करती है। अब मुझे तुम लोगों से दोस्ती नहीं रखनी है, मेरी शादी हो गई है, मुझे अब डिस्टर्ब मत करना। इस मैसेज के बारे में अंकिता बिल्कुल अनजान थी। दिन बीतने लगते हैं। अंकिता के दोस्तों का आना जाना बंद हो जाता है। इधर नैना की शादी पक्की हो जाती है और संतोष कहता है, सब अपने अपने दोस्त और जान पहचान वालों को इनवाइट कर लेना। मेरी नैना की शादी ऐसी होगी कि सब देखते रह जाएंगे। अरेंजमेंट मुझे बहुत अच्छा चाहिए विशाल। हाँ पापा, मेरी इकलौती बहन है, उसकी शादी तो ऐसी होगी कि सब देखते रह जाएंगे। शादी की तैयारी जोर शोर से चलने लगती है। सब अपने अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं और अंकिता भी अपने सभी फ्रेंड्स को शादी में आने के लिए कॉल करती है। दोस्त तो आखिर दोस्त होते हैं। अंकिता के एक कॉल करने की देरी थी कि सब नैना की शादी में आने के लिए झट से तैयार हो जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं और नैना की शादी का दिन आ जाता है। ज्योति के सभी रिश्तेदार आते हैं और नैना दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर अंकिता से कहती है, भाभी मैं कैसी दिख रही हूँ? अंकिता कुछ कहती उससे पहले ही अंकिता के सारे दोस्त आकर कहने लगते हैं, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। कितनी हॉट लग रही है नैना, हाय नजर ना लग जाए। बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, मेरी ननद बहुत सुंदर लग रही है। अंकिता के दोस्त आते ही शादी में चार चांद लग जाते हैं और शादी का माहौल और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। अंकिता के सभी दोस्त शादी में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि किसी को ये तक याद नहीं रहता कि अंकिता ने दोस्ती ना रखने का मैसेज किया था। फिर खाते वक्त अंकिता रमा का फोन देखती है और उसमें अपना मैसेज पढ़ती है, अब मुझे तुम लोगों से दोस्ती नहीं रखनी है, मेरी शादी हो गई है, मुझे अब डिस्टर्ब मत करना। मैसेज पढ़कर अंकिता कहती है, ये मैसेज तो मैंने किया ही नहीं था। फिर मेरे फोन से इन लोगों को किसने मैसेज किया? मम्मी जी ने तो नहीं किया। मम्मी जी को ही इन लोगों से आपत्ति रहती है। कहीं गुस्से में आकर मम्मी जी अगर इन लोगों से कुछ कह देगी तो क्या होगा? मुझे माहौल गर्म होने से रोकना होगा। अंकिता तुरंत ज्योति के पास जाकर कहती है, मम्मी जी मुझे पता है कि आपको मेरे दोस्त पसंद नहीं है, मैं इन लोगों को अभी के अभी यहाँ से जाने के लिए कह देती हूँ, ये लोग चले जाएंगे। ज्योति अंकिता के सर पर हाथ रखकर कहती है, कोई बात नहीं बेटा, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे। दोस्ती भी जिंदगी में सब रिश्तों की तरह जरूरी होती है। आज इतने रिश्तेदार आने पर भी शादी का माहौल इतना अच्छा नहीं हुआ जितना तुम्हारे दोस्तों के आने पर हो गया। दोस्त खाने में तड़के की तरह होते हैं मम्मी, तड़का लगते ही खाने का अलग ही मजा आता है। ऐसे ही दोस्तों से जिंदगी का अलग ही मजा होता है। सही कहा विशाल, अब मैं भी अपने दोस्तों को अपनी जिंदगी में वापस ले आऊंगी। थैंक यू मम्मी जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार और मेरे दोस्त सब साथ में हैं। ज्योति अंकिता के दोस्तों के साथ डीजे पर डांस करने लगती है और शादी का पूरा लुत्फ उठाती है। अंकिता के साथ साथ अब ज्योति के दोस्त भी हमेशा ज्योति के घर आने लगते हैं। मम्मी जी मैं बाहर जा रही हूँ, शाम को 8 बजे तक वापस आ जाऊंगी। इतना सज धज के तू कहाँ जा रही है? कल ही आपको बताया था ना, मेरी सहेलियों ने किटी पार्टी रखी है, बस उसी में जा रही हूँ। आग लगे ऐसी पार्टी को। अरे अपने पतियों को घर में छोड़ के तुम सब वहाँ मौज उड़ाओगी हैं? कैसी बातें करती हैं आप मम्मी जी, सबके पति ऑफिस में है और अगर घर में भी होते तो क्या हुआ, पति भी तो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं ना। हाँ हाँ, और हम बूढ़े बूढ़ियों का क्या, हमें कौन पूछता है। ओफो, मैंने आपके लिए भी कॉलोनी में आंटी से बात की है, अगले हफ्ते आपको भी किटी पार्टी में जाना है मम्मी जी। खबरदार जो अगली बार ऐसा कहा। तुझे जहां जाना है जा, मुझे इन सब लफड़ों से दूर रख। अभी मैं चलती हूँ मम्मी जी, हम इस बारे में फुर्सत से बात करेंगे। आ गया तू? तेरी महारानी तो घर पर नहीं है,
अब ये मत पूछना कि कहाँ गई है। हाँ माँ, वो किटी पार्टी में गई है, उसने बताया था। और तूने जाने दिया? वो भी तो मुझे अपने दोस्तों से मिलने से नहीं रोकती माँ, फिर मैं कैसे रोक सकता हूँ। हाय राम, ये क्या पट्टी पढ़ाई है मेरे बेटे को। तब तक नेहा आ जाती है। देखा, अभी 8 बजने में 5 मिनट बचे हैं। मैंने कहा था ना, लेट नहीं होगा। हाँ, अब तुम चेंज करके जल्दी से खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। खाना बनाएगी तब तो लगाएगी। मैं खाना बनाकर ही गई थी मम्मी जी। हाँ हाँ ठीक है, जुबान मत लड़ा। अगले दिन मयंक, माँ जी के बर्थडे का क्या प्लान है? हर बार की तरह मैं माँ को उनकी पसंद की शॉपिंग करा दूंगा और हम सब बाहर चलेंगे डिनर करने। मैं सोच रही हूँ इस बार कुछ अलग करते हैं। माँ जी को सरप्राइज पार्टी देते हैं। माँ को ये सब पसंद नहीं है, पार्टी वगैरह। अरे मैं उनके फ्रेंड्स को बुलाना चाहती हूँ। देखो ना, उनका सर्कल कितना छोटा हो गया है। न किसी से बोलती है, न कहीं जाती है। घर में बैठे बैठे फालतू बातें सोचती रहती है। अरे माँ हमेशा से ही ऐसी हैं, उनके ज्यादा दोस्त नहीं हैं। तो अब बन जाएंगे। मैंने कॉलोनी में माँ जी की हमउम्र आंटी लोगों से बात कर ली है। वो लोग किटी भी करते हैं। क्यों ना इस बहाने उनकी दोस्ती शुरू करवाई जाए। सोच लो, फिर माँ का गुस्सा तुम्हें झेलना होगा। सोच लिया। तुम बस मुझे जो जो चाहिए वो ला कर देना। जो हुक्म बेगम साहिबा। श्श, श्श, कहीं माँ जी ने सुन लिया तो आज फिर जोरों के गुलाम का टैग मिल जाएगा। माँ जी, कल मंदिर में कीर्तन का कार्यक्रम है। मैंने सोचा आपको बता दूं। चल, तूने कुछ तो अच्छा किया, मैं जरूर जाऊंगी। पर आप ठीक 3 बजे पहुंच जाइएगा, वरना भीड़ में आपको जगह नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, मैं तो 2 बजे ही पहुंच जाऊंगी। अरे वाह, फिर तो मुझे तैयारी का काफी टाइम मिल जाएगा। शांति मंदिर चली जाती है। मयंक, जो सामान की लिस्ट मैंने तुम्हें दी थी वो सब लेके 5 बजे तक घर आ जाना। पर माँ की सहेलियां कब आ रही हैं? सभी लोगों को मैंने 6 बजे का टाइम दिया है। तुम आओगे तो हम थोड़ी सजावट भी कर लेंगे। अच्छा, आता हूँ 5 बजे तक। शीला 6:30 बजे घर लौटती है। सरप्राइज! सरप्राइज! ओहो, ये सब क्या? आप लोग? उफ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझना बाद में माँ, पहले आ जाओ, केक काटो। दत्त, इस उम्र में ये सब क्या अच्छा लगता है? क्यों नहीं माँ जी, खुशियों की कोई उम्र नहीं होती। हाँ शीला बहन, अभी तो हम जवान हैं। सब हंसने लगते हैं। फिर नेहा सबको अपने हाथ से गर्मा गर्म पकोड़े और चाय सर्व करती है। हंसी मजाक करते करते चाय पानी पीते काफी समय निकल जाता है। अब हम चलते हैं शीला बहन, यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। अगले हफ्ते तुम सबको मेरे यहाँ आना है, ऐसी ही एक और यादगार शाम के लिए। हाँ हाँ, अपनी किटी पार्टी हम कैसे भूल सकते हैं। शीला बहन, आप भी आना मत भूलना। मैं तो। जी आंटी, माँ जी जरूर आएंगी। तो फिर कैसा लगा माँ? तूने इतना सब किया मेरे लाडले बेटे। अरे नहीं माँ, ये सब नेहा ने किया है। क्या? वैसे इसकी तारीफ करने का मन तो नहीं करता, पर सच कहूं, आज न जाने कितने अरसे के बाद मैं खुलकर हंसी हूँ। यही तो बात है माँ जी, यही तो है किटी पार्टी। आप सब हमउम्र सहेलियां आपस में हंसेंगी, बोलेंगी, दुख सुख बांटेंगी, एक दूसरे से अच्छी साड़ी पहनने की होड़ करेंगी।
तो इससे आपका दिल भी लगा रहेगा और फिर आपको खुलकर हंसने के लिए इतने दिनों तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शायद तू सच कह रही है। सहेलियां, दोस्तों की जरूरत तो सबको होती है माँ जी। कभी कभी घर वालों से दूर सिर्फ दोस्तों के साथ समय बिताने में कोई बुराई नहीं। सच कहा बेगम साहिबा। श्श, माँ जी। हाँ हाँ, ये तो है ही जोरू का गुलाम। सब हंसने लगते हैं। शिक्षा, किसी चीज को जाने बिना उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। सांझा शब्द का मतलब होता है साझा, मतलब सबका। इसे बेटियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस शब्द को बहुओं के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? साधना के बेटे की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसके भाई के बेटे की शादी हो चुकी थी। एक दिन साधना भाभी को फोन करती है। अरे भाभी, आपकी तो बहू आ गई, अब तो आप फ्री हो, आ जाओ कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने। अरे कहाँ साधना, इसके आने से तो काम और बढ़ गए हैं। पता नहीं माँ ने कुछ सिखाकर भेजा ही नहीं है। क्यों भाभी, क्या हो गया? वैसे भाभी बुरा न मानना, मेरा भतीजा रोहित तो दिल्ली का पढ़ा लिखा है, एकदम हैंडसम। कहाँ छोटे से शहर की सांवली से लड़की से शादी करा दी। अरे लव मैरिज, और क्या बोलूं, वैसे काम भी कुछ नहीं आता। किचन में जाती है, सारा काम फैला कर निकल आती है। अरे जितना बनाने में नहीं मेहनत, उतनी तो समेटने में लग जाती है। भाभी, कम उम्र की शादियां ऐसी ही होती है, सिखा दो एक दिन अच्छे से। अरे कब सिखाऊं, सारा दिन ऑफिस में रहती है, शाम को आती है तो किचन का आधा काम मैं करके रखती हूँ, बस रोटी बनानी होती है उसे। अरे भाभी, बस रोटी? रोटियां बनानी इतने लोगों की कौन सी आसान बात है, बेचारी थक जाती होगी बनाते खिलाते। अच्छा चलो फोन रख, वो आ रही है, फिर बात करती हूँ मैं तुझसे। माँ, ये लीजिए पैसे। अरे ये कैसे पैसे हैं बहू? माँ, ये मेरी इस महीने की सैलरी है, वहाँ माँ को दे दिया करती थी, यहाँ आप हो तो आप रख लो। सास, जिसे आज तक खुद उसके बेटे ने सैलरी नहीं दी, बहू की सैलरी हाथों में लेकर बहुत खुश हो जाती है। कुछ दिन बीतने पर फिर सास सभी से शिल्पी की बुराई करने लगती है। लेकिन एक रोज उसकी ननद साधना का फोन आता है। भाभी, खुशखबरी है, मेरे बेटी की शादी तय हो गई है। लड़की दिल्ली की है और बड़े ही मॉडर्न घर की है। वाह ननद रानी, तुम तो सही रही। मेरा बेटा ही लव मैरिज कर छोटे शहर की लड़की ले आया। अब देखो ना, तुम ही तो कहती हो कैसी सांवली सी है। अच्छा चलो रखती हूँ। साधना की बहू आती है। बड़े घर की नेहा अंग्रेजी बोलने में माहिर, गाड़ी चलाना और फैशन में रहना, लेकिन नेहा का रंग भी दबा होता है। अरे साधना, तेरी बहू का रंग भी तो दबा ही हुआ है। अरे नहीं भाभी, लेकिन पहना ओढ़ा कितना सुंदर लगता है उस पर। और भाभी, कपड़े उसके ब्रांडेड, कभी छोटे मोटे दुकानों से तो शॉपिंग करती ही नहीं है। शिल्पी की सास मन में सोचती है कि साधना कितनी लकी है। एक दिन शिल्पी की सास झाड़ू लगा रही थी। अरे मम्मी जी, आप झाड़ू क्यों लगा रही हैं? लाइए, मुझे दीजिए। अरे तुझे तो ऑफिस जाना है ना, ये काम वालियां भी ना बिना बताए गायब हो जाती है किसी भी दिन। कोई बात नहीं माँ, थोड़ा लेट चली जाऊंगी, बोल दूंगी कि ट्रैफिक जाम था। लेकिन आप सारे घर में सफाई करें, ये तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा बहू, इस बार तेरी सैलरी कब आएगी? वो किसी को पेमेंट करनी है ना। बस माँ, इस बार 1-2 दिन लेट है। ये बोलकर शिल्पी घर की सफाई करती है और ऑफिस चली जाती है। तभी साधना का फोन आता है। क्या कर रही हो साधना? बस भाभी, आज काम वाली नहीं आई तो ड्राइंग रूम साफ कर रही हूँ, आप बताओ। अरे आज तो यहाँ भी यही हाल है, काम वाली बाई आई नहीं। वैसे तू क्यों सफाई कर रही है? नेहा बहू को बोल दे। ना भाभी, मेरी बहुएं तो बहुत अच्छी है, शिल्पी की तरह नहीं जो सिर्फ नौकरी करना जानती है और कुछ नहीं। अपना कमरा खुद साफ करती है। शिल्पी की सास को याद आता है कि कैसे वो उसके हाथ से झाड़ू छीनकर सफाई कर ऑफिस गई। फिर वो साधना से पूछती है,
तेरे बहू तो नौकरी करती है ना साधना, पैसे पूरे देती है ना तेरे हाथ में? अरे नहीं नहीं भाभी, मैंने कहा ना मेरी नेहा तो बहुत अच्छी है। भले हमें एक भी पैसा नहीं देती, लेकिन हमसे एक पैसा लेती भी तो नहीं है। अच्छा भाभी, मैं और नेहा आप लोगों के घर रहने आ रहे हैं। नेहा और साधना शिल्पी के घर रहने आते हैं, जहां साधना बात बात पर नेहा का हौसला बढ़ाती है। अरे शिल्पी, आज शाम का खाना नेहा बना लेगी। वो तेरी सास तो कहती है तू गंदगी बड़ी फैलाती है किचन में, बटोरने में वक्त लग जाता है। नेहा से सीख लेना, वो तो बड़ी ही सफाई से काम करती है। लेकिन मैंने कब गंदगी की? मुझे तो खुद सफाई बहुत पसंद है। अब पता नहीं, तेरी सास ही बोल रही थी तो सोचा तुझे बता दूं। शिल्पी को बहुत बुरा लगता है ये जानकर कि उसकी सास दूसरों के घर उसकी बुराई करती है। अरे यार, मैंने तो दिल्ली छोड़कर छोटे शहर में शादी कर ली, लेकिन छोटी शहर का तो बड़ा बुरा हाल है। यार, मैं बड़े शहर आकर अपने इलाहाबाद को बहुत मिस कर रही हूँ। कितना मज़ा आता था वहाँ। सुबह से शाम कब हो जाती थी पता ही नहीं चलता था। यहाँ की भाग दौड़ी, कोई किसी से मतलब भी नहीं रखता। अरे वहाँ मेरे ससुराल में ना हर कोई घर में ही घुसा रहता है। मुझे तो लगता है मैं पूरे मोहल्ले की बहू हूँ। जो आता है ज्ञान देकर चला जाता है, जो आता है ज्ञान देकर चला जाता है। तो यहीं आ जाओ सारे, हमें भी अच्छा लगेगा, सब आसपास ही रहेंगे। अरे ना बाबा ना, मेरी सास के साथ तो मैं कभी कहीं ना जाऊं, बड़ी तेज औरत है। क्यों, क्या हुआ? मुझे तो भाई उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, दूर से ही, जब इनके साथ रहना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। मेरी सास और उनकी बेटी, हाँ हाँ हाँ, झेली नहीं जाती। तेरे क्या हाल है वैसे? नेहा, वैसे तो यहाँ सब ठीक है, लेकिन। हाँ, क्या लेकिन? बोलो ना। नहीं, कुछ नहीं। वैसे तेरी सास मेरी सास से तेरी बहुत बुराई करती है। बोल रही थी कि काम करने में बहुत ढीली हो। शिल्पी को ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि जिस सास को उसने इतने प्यार से रखा वो ऐसी बातें करती हैं। साधना और उसकी बहू नेहा अपने घर वापस चले जाते हैं, लेकिन एक दिन शिल्पी, आज साधना बुआ का फोन आया था। अच्छा माँ जी, क्या बोल रही थी? अरे तुझसे नाराज है। बोल रही थी शिल्पी ने नेहा को भड़काया है कि वो अपना ससुराल छोड़कर यहाँ दिल्ली आ जाए। शिल्पी को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। हाँ माँ जी, वो तो मुझे भी बोल रही थी कि आप मेरी बुराई करती हैं कि मैं काम में ढीली हूँ और किचन गंदा करके रखती हूँ। अब वो तो मैंने तब बोला था जब तू नहीं कर पाती थी। बस माँ, क्या कभी बुआ ने नेहा की बुराई की आपको? नहीं ना। वो तो अपनी सैलरी का एक पैसा नहीं देती और सिर्फ अपना कमरा साफ करती है। बाहर बैठकर सास और ननद की बुराई करती रहती है, लेकिन फिर भी बुआ ने आपको नेहा की एक भी बुराई नहीं सुनाई। हाँ बेटा, अब मुझे भी समझ में आ गया है कि अपने घर की इज्जत अपने ही हाथ में होती है। सास भले ही बहू की बुराई दुनिया में करे, लेकिन आड़े वक्त पर अपनी बहू ही काम आती है। राकेश पढ़ने में बहुत अच्छा था। राकेश साइंटिस्ट बनना चाहता था, बड़े संस्थान में काम करना चाहता था, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। छोटी मोटी नौकरी कर रहे राकेश की उम्र बढ़ती ही जा रही थी और उसकी माँ को उसकी शादी की चिंता सता रही थी। क्या बताऊं बहन, बेटे की अच्छी नौकरी ही नहीं लग रही है, उसकी शादी की चिंता सता रही है। मैंने कईयों की जिंदगी शादी के बाद बदलते देखी है, क्या पता शादी के बाद इसकी किस्मत चमके है। अरे बहन, बेटा तुम्हारा नौकरी तो कर ही रहा है, मकान भी अच्छा है, कोई भी अपनी बेटी तुम्हारे बेटे को खुशी खुशी दे देगा। अरे बहन, शादी तो कोई भी कर ले, लेकिन मैं तो अपने बेटे की शादी वहीं करूंगी जहाँ से मुझे मोटा पैसा दहेज में मिले। ऐसे ही थोड़ी पढ़ाई लिखाई में इतने पैसे खर्च किए हैं। रहा सवाल किस्मत का, भला ऐसा भी होता है कहीं, है? तमाम कोशिशों के बाद भी
राकेश की अच्छी नौकरी नहीं लगी, जिसके बाद थक कर उसकी माँ ने उसकी शादी लीला से करवा दी। लेकिन शादी के दूसरे दिन ही देख लीला, वैसे तो तू मेरे बेटे के लायक है ही नहीं, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी थी कि राकेश की शादी तुझसे हुई। बेचारी लीला को राकेश की माँ बहुत तंग करती, कभी काम के लिए तो कभी मायके से पैसे लाने के लिए लगातार उसे ताने कसती। लीला, अपने पापा से जाकर पैसे ले आना, मेरे बेटे को बड़ी कंपनी से इंटरव्यू की कॉल आई है, उसे जाने के लिए पैसे चाहिए, वो प्लेन से जाएगा। हाँ, अपने पापा से 20,000 तो ले आना बेटा। माँ, पापा अचानक से इतने पैसे कहाँ से ले आएंगे? मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये ट्रेन से चली जाएंगी। अच्छा, तो बड़ी सयानी है ना, है? जितना बोल रही हूँ वैसा कर, समझी? बेचारी लीला अपनी पापा के पास जाकर उनसे सारी बात करती है। बेटा, पैसा तो मैं किसी तरह दे दूं, लेकिन सभी कहते हैं कि राकेश की किस्मत ही खराब है। उसने इससे पहले भी कई बार इंटरव्यू दिया, लेकिन उसकी नौकरी कभी नहीं लगी। आप पैसे दे दो, क्या पता लीला की किस्मत से इस बार वो पास हो जाए। होता भी ऐसा ही है। राकेश की नौकरी लग जाती है और वो घर आता है जहां लीला और उसकी माँ के साथ उनकी पड़ोसन भी खड़ी थी। देख माँ, तेरा बेटा कितना किस्मत वाला है। यहाँ नौकरी के लिए इतने लोग सपने देखते हैं, लेकिन आज ये नौकरी तेरे बेटे को ही मिल गई। बुरा न मानना बेटा, नौकरी के लिए तो तू पिछले कई सालों से लगा है। किस्मत तेरी नहीं बल्कि लीला की अच्छी है। शादी के 1 महीने के अंदर ही तेरी नौकरी लग गई। चुप रहो बहन। हाँ बेटा, तू तो है ही होनहार, बस एक ही दुख है, यही नौकरी तेरी महीने पहले लग गई होती तो हमें तेरे टक्कर की बहू तो मिलती। राकेश माँ की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और वहां से निकल जाता है। लीला पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, लेकिन संस्कारी लीला का रहन सहन बहुत ही सिंपल था। अब तो राकेश की माँ के हालात लीला के प्रति और भी बिगड़ते चले गए। बस लीला, अब बहुत हो गया, तो इस घर से निकल जा। हाँ। लेकिन माँ, हुआ क्या है? मैंने क्या किया? मेरा बेटा इतना कमाता है, उसे लड़की उसी की टक्कर की तो मिलनी चाहिए, है? वैसे भी अब जिस पद पर मेरा बेटा है ना, दहेज भी बहुत मोटा मिलेगा। निकल तू यहाँ से, चल चल निकल। लीला रोते हुए राकेश के पास जाती है। राकेश, माँ मुझे घर से निकाल रही है। वो बोल रही है कि अब बड़ा दहेज लेकर वो तुम्हारी शादी दोबारा कराएंगी। हाँ तो माँ सही तो बोल रही है। वैसे भी मेरे और तुम्हारे स्टैंडर्ड में फर्क है। लीला रोती हुई अपने पिता के घर चली जाती है। वक्त बीतता चला जाता है। एक दिन राकेश की माँ अपनी पड़ोसन के साथ घर में बैठे गप्पे लगा रही थी कि तभी राकेश ऑफिस से घर रोता हुआ आता है। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, सब बिगड़ गया। आज मेरी नौकरी चली गई। वो लोग कह रहे हैं कि मुझे जिस डिपार्टमेंट में रखा था वो डिपार्टमेंट ही बंद हो रहा है। तभी वहां खड़ी पड़ोसन कहती है, बहन बुरा न मानना, लेकिन मैं कह रही हूँ कि लीला ही राकेश की जिंदगी का गुड लक थी। उसी की किस्मत से ही राकेश को नौकरी लगी और तुम लोगों ने उसे ही घर से निकाल दिया। ये तो गलत किया जी, बहुत गलत। हाँ, ये बात तो लग रहा है कि सच ही है। माँ मैं मानता हूँ, कड़ी मेहनत के साथ किस्मत का भी साथ होना बहुत जरूरी है।
और वैसे भी किसी के साथ बुरा करके किसी का अच्छा नहीं होता। मैं आज ही लीला को लेने उसके घर जा रहा हूं। राकेश लीला को लेने उसके घर जाता है। लीला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और उसके बदले मुझे सजा भी मिल चुकी है। मैं आज तुम्हें लेने आया हूं। मेरे साथ चलो लीला। कोई बात नहीं जी, आपको अपनी गलती का एहसास है, यही बहुत है मेरे लिए। लीला राकेश को माफ कर उसके साथ उसके घर आ जाती है। दूसरे दिन ही अचानक फोन की घंटी बजती है। राकेश फोन उठाता है और खुशी से झूम जाता है। लीला, लीला। क्या हुआ जी? मेरे ऑफिस से फोन आया था। उन लोगों ने मुझे दोबारा नौकरी पर बुलाया है। तुमने मेरी जिंदगी संवार दी। तुम मेरी किस्मत हो। मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा।